एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन। अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स एंड प्रियाम्बल जैसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब से हम पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल फ्रेमवर्क के साथ सिंक करके पढ़ेंगे। मतलब अब रियल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होती है। देखो, मैंने ये सेलियंट फीचर वाले चैप्टर में आपको क्लियरली समझाया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट मीन्स जस्ट लाइक 25 चैप्टर्स। और हम अब स्टेप बाय स्टेप उन्हीं पार्ट्स को कवर करते हुए कंप्लीट पॉलिटी समझेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर पार्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं और वो आर्टिकल्स उस पार्ट के नाम से ही अलाइन होते हैं। तो पार्ट 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और इस पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। अब सिंपल लॉजिक देखो, अगर पार्ट का नाम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है तो ऑब्वियसली ये चारों आर्टिकल्स भी इंडियन टेरिटरी से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के सबसे पहले और बेसिक आर्टिकल 1 के साथ। देखो, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 हमें बताता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन दो मेजर चीजों से डील करती है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री इंडिया दैट इज भारत। इस फ्रेज से कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमारे देश के दो ऑफिशियल नेम है, इंडिया और भारत, और दोनों इक्वली वैलिड है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, लॉ में हो या डेली यूजेस में। और दूसरा बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी। इट मीन्स शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवीजन, ड्यूअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे फीचर्स हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी फेडरेशन शब्द का यूज नहीं करता है। रादर आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का यूज किया गया है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्लैरिफाई किया था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इस्तेमाल करने के दो मेजर रीजंस हैं। पहला, हमारे देश में स्टेट्स ने मिलकर भारत नहीं बनाया है। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फेडरेशन नहीं है जैसा यूएसए में हुआ था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेट्स को बनाया है। इंडिया एग्जिस्टेड फर्स्ट एंड देन स्टेट्स कम लेटर। और दूसरा, अम्बेडकर जी ने ये बोला कि हमारे जो फेडरेशन है वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को ये राइट नहीं मिला है कि वो यूनियन से अलग हो सके। इसीलिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को यूनियन कहा गया है, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो भारत एक अखंड राष्ट्र है जिसे सिर्फ गवर्नेंस के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ना कि इसलिए कि स्टेट्स अपना अलग एग्जिस्टेंस क्लेम कर सके। ठीक है। अब आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 बात करता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी रिक्वायर्ड। देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 है वो बात कर रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, जिसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। तो जो हमारा स्टेट्स है वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है और सेंटर के साथ पावर शेयर करते हैं, लेकिन जो यूटीज हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। अब जैसे हमको पता है कि भारत एक सॉवरेन नेशन है और एक सॉवरेन कंट्री के पास ये राइट्स होते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड मोड्स जैसे सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्विस्ट और सब्जुगेशन के थ्रू नई टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं। देखो, सेशन का मतलब होता है कि जब एक कंट्री अपनी मर्जी से किसी टेरिटरी को ट्रिटी, एग्रीमेंट, लीज या प्लेबिसाइट के थ्रू दूसरी कंट्री को दे देती है। इसका एग्जाम्पल है फ्रांस ने 1954 में 4 टेरिटरीज पुडुचेरी, करैकल, माहे एंड यनम को भारत को सीड कर दिया था और ये 4 टेरिटरीज मिलकर आज का यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी बनाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ था। देखो, सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने रेफरेंडम कंडक्ट किया था इन एरियाज में, जिसमें पब्लिक से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं और मेजोरिटी वोट दिया गया इंडिया के फेवर में। इसके बाद 1 नवंबर 1954 को इन टेरिटरीज का डी फैक्टो ट्रांसफर भारत को हुआ, यानी कि ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के हाथ में आ गया था, लेकिन लीगल ओनरशिप अभी फ्रांस के पास थी। फिर 1956 में साइन हुई ट्रिटी ऑफ सेशन, जिसमें ऑफिशियली फ्रांस ने पुडुचेरी और बाकी टेरिटरीज को भारत को देने का एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। तो फाइनली 16 अगस्त 1962 में जब फ्रेंच पार्लियामेंट ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया, तब जाकर टेरिटरी का डी ज्योर ट्रांसफर हुआ, यानी कानूनी रूप से भारत का पार्ट बन गया। तब से पुडुचेरी में लोकल लेवल पर 1 नवंबर को लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने
पहली बार 2014 में 1 नवंबर को पुडुचेरी लिबरेशन डे के रूप में डिक्लेयर किया, जिसमें पब्लिक हॉलिडे, कल्चरल इवेंट्स और स्टेट लेवल सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्किम की। देखो, सिक्किम भी भारत का हिस्सा सेशन के थ्रू ही बना था। 1947 तक सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था जिसको चोग्याल गवर्न करते थे, लेकिन 1947 के बाद सिक्किम भारत का प्रोटेक्टरेट बन गया। देखो, प्रोटेक्टरेट एक ऐसी टेरिटरी या कंट्री को कहते हैं जो ऑफिशियली इंडिपेंडेंट तो होती है, लेकिन उसके डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल किसी दूसरे पावरफुल कंट्री के पास होता है। ऐसे ही जो सिक्किम का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल भारत के पास था। उसके बाद 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल ऐड किए गए और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिल गया। लेकिन ये अरेंजमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें मेजोरिटी ने भारत के फेवर में वोट दिया और चोग्याल के इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश करने की मांग की। इसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम भारत यूनियन का फुल फ्लेज स्टेट बन गया। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371F ऐड हुआ, जो सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 को अबॉलिश कर दिया गया। कमेंट में बताना कि आज के टाइम में शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये दोबारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, ऐसे ही जूनागढ़ भी ना भारत का हिस्सा बना। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जिसका रूलर नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड था। अब यहाँ जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन कर लिया। इस डिसीजन का स्टेट के लोगों ने काफी विद्रोह किया, राइट्स हुए, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ गया। इंडिया ने इंटरवीन किया और वहां फरवरी 1948 में प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया। 99% लोगों ने भारत के फेवर में वोट दिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब देखो, यहाँ पर मैंने ना दो टर्म्स यूज किए, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। ये दोनों टर्म्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस हैं। मैंने आपको प्रियम्बल चैप्टर में बताया था कि डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 मेजर डिवाइसेस होती हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम तब होता है जब कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पब्लिक ओपिनियन लेना हो, और प्लेबिसाइट तब होता है जब टेरिटोरियल इश्यूज हो, जैसे किसी रीजन का स्टेटस डिसाइड करना हो, अलग होना हो या किसी और कंट्री में मर्ज करना हो। अब इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजंस लेते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस जैसे सिक्किम, जूनागढ़, पुडुचेरी, ये सब पब्लिक वोटिंग से जुड़े हुए थे। हमारी हिस्ट्री बुक्स या न्यूज में कभी कभी लूजली रेफरेंडम वर्ड लिख दिया जाता है, चाहे कॉन्टेक्स्ट टेक्निकली प्लेबिसाइट का ही क्यों ना हो। तो अगर यूपीएससी या किसी एग्जाम में आपको प्लेबिसाइट या रेफरेंडम वर्ड दिखे इन केसेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो कंफ्यूज मत होना। करेक्ट टर्म प्लेबिसाइट है, लेकिन जनरल यूजेस में रेफरेंडम भी लिख दिया जाता है। ठीक है, अब फिर आता है ऑक्यूपेशन। जब एक कंट्री किसी नो मैंस लैंड या अबैंडन्ड लैंड पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेती है। देखो, हम यहाँ पर एक फ्रेज यूज करते हैं, हिदर्टू अनऑक्यूपाइड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड रूलर। हिदर्टू का मतलब होता है अंटिल नाउ। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जहां पहले किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री का रूल या कंट्रोल नहीं था। ठीक है, फिर है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। देखो, पॉलिटी और हिस्ट्री में ना कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन दोनों वर्ड्स काफी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस बताते हैं जिसमें किसी टेरिटरी या लोगों को किसी नई पावर के कंट्रोल में लाया जाता है, मोस्टली बाय मिलिट्री फोर्सेस। देखो, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी टेरिटरी को मिलिट्री एक्शन के जरिए जीतना, और सब्जुगेशन का मतलब ये होता है कि किसी टेरिटरी या लोगों को फोर्सफुल या डोमिनेशन के जरिए अपने रूल में लाना, चाहे फिर वो मिलिट्री फोर्सेस के जरिए हो या फिर किसी और तरीके से। इसका एग्जाम्पल है जब 1961 में ऑपरेशन विजय के अंडर भारत ने गोवा, दमन एंड द्वीप को मिलिट्री एक्शन के जरिए जीत लिया था। तो ये एक प्रकार का कॉन्क्वेस्ट था। और इसके बाद जब इन टेरिटरी के लोगों को और रूलिंग सिस्टम को भारत की अथॉरिटी में लाया गया, तो एक प्रकार का सब्जुगेशन था। फिर उसके बाद 1962 में इन तीनों टेरिटरीज को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड द्वीप, अंडर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के थ्रू। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। देखो, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी स्टेट को भारत में एडमिट कर सकती है अगर वो पहले भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे कि सिक्किम 1975 में भारत में इंक्लूड किया गया था। और पार्लियामेंट ज़रूरत पड़ने पर नए स्टेट्स स्टैब्लिश कर सकती है, और ये सब पार्लियामेंट एक लॉ पास करके कर सकती है, और उस एडमिशन या स्टैब्लिशमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन भी खुद से डिसाइड कर सकती है।
तो जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो ये उन टेरिटरीज़ के लिए होता है जो पहले भारत का पार्ट नहीं थी। जैसे हमने 1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ा था, गोवा एंड दमन द्वीप को 1961 में, पुडुचेरी को 1962 में। तो इन सब का भारत में मर्जर आर्टिकल 2 के स्कोप के अंडर आता है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। देखो, जब भारत में किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया बदलना हो या उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी हो या फिर नया स्टेट बनाना हो तो आर्टिकल 3 काम आता है। तो ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नया स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है या फिर किसी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज बदल सकती है या फिर किसी स्टेट का नाम भी बदल सकती है। तो ये बिल ना पार्लियामेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर एमपी ने बोला है कि मुझे तेलंगाना बनाना है, तो पार्लियामेंट बोलेगी रुको, पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशंस ले लो। वो ही डिसाइड करेंगे कि ये बिल इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? और अगर किसी स्टेट का एरिया, नाम, बाउंड्री इफेक्ट हो रही है तो प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट के लेजिस्लेचर को भेजेंगे ताकि वो अपनी राय दे सके। लेजिस्लेचर को ओपिनियन देने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है या जितना प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को उस व्यूज को मानना जरूरी नहीं है। वो चाहे तो उसके बिना भी बिल पास कर सकते। तो जब भारत के अंदर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर से नया स्टेट बनाया जाता है या किसी स्टेट की बाउंड्री बदली जाती है या स्टेट का नाम बदला जाता है तो आर्टिकल 3 का यूज होता है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है 1987 में गोवा दमन एंड द्वीप में से गोवा को स्टेट बना दिया गया था और दमन एंड द्वीप को यूनियन टेरिटरी ही इंटैक्ट रखा गया था। फिर 2014 में हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब तक हमने देखा कि जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री, नाम या एरिया में कुछ भी चेंज होता है तो प्रेसिडेंट उस रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन मांगते हैं, लेकिन ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो पार्लियामेंट चाहे तो उस ओपिनियन को इग्नोर भी कर सकती है। लेकिन जब हम यूटीज की बात करते हैं, हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो वहाँ किसी लेजिस्लेचर के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है, चाहे स्टेट का एग्जिस्टेंस हो या बाउंड्री हो, पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन का एग्जिस्टेंस परमानेंट है, लेकिन स्टेट्स का एग्जिस्टेंस गारंटीड नहीं है। पार्लियामेंट उन्हें मर्ज, स्प्लिट या एबॉलिश भी कर सकती है। लेकिन अगर हम यूएसए का मॉडल देखें तो इसको इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। तो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री या एग्जिस्टेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। देखो, अब जो आर्टिकल 4 है ना, आर्टिकल 4 का क्लॉज 1 बोलता है कि जब पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कोई नया स्टेट बनाती है या किसी स्टेट की बाउंड्री, नेम, एरियाज चेंज करती है तो उस लॉ के थ्रू पार्लियामेंट फर्स्ट शेड्यूल जो स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट बताता है उनमें ज़रूरी अमेंडमेंट करेगी और फोर्थ शेड्यूल में भी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करेगी। इसके अलावा पार्लियामेंट उस लॉ में सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी ऐड कर सकती है, जैसे कि नए राज्य में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ये सारे प्रोविजंस एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। अब आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉ बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे अंडर आर्टिकल 368। यानी ऐसा लॉ बनाने के लिए आर्टिकल 368 के स्पेशल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होगी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को ना हम 3 तरीकों से अमेंड करते हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब जो आर्टिकल 368 है ना, वो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का कंसेंट का ही प्रोसीजर बताता है। तो जब हम आर्टिकल 4 के अंदर ये पढ़ते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, तो इसका प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर किसी स्टेट के एरिया को कम करते वक्त इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकती है? देखो, हमारा आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नया स्टेट बना सकती है, स्टेट का एरिया, बाउंड्रीज और नाम बदल सकती है और किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है। बट ये सब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए है, मतलब आप भारत के अंदर ये सारे चेंजेस कर सकते हो। किसी फॉरेन कंट्री को टेरिटरी देना इसके स्कोप के बाहर है आर्टिकल 3 के, ठीक है?
अब इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन ना 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इंडिया का टेरिटरी किसी दूसरे देश को देना आर्टिकल 3 के अंडर पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसे केसेस में आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देखो, हमने अभी आर्टिकल 4 के अंदर ये पढ़ा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं या कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो वो आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी है, तो वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। वहाँ पर हमको आर्टिकल 368 के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद हमने 1960 में ही 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करके बेरूबारी को लीगली पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है? तो देखो, अगर हम अपनी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को देते हैं तो वो सेशन कहलाता है, और ये आर्टिकल 368 के अंडर आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। लेकिन अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये अलग है। ये केस होता है जब इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच बाउंड्री का क्लैरिफिकेशन या करेक्शन होता है, जैसे किसी पुरानी गलत डिमार्केशन को सही करना। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये काम एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है, जैसे ट्रीटी या एग्रीमेंट के जरिए। ठीक है? चलो अब कुछ कमिटीज को देखते हैं। देखो, 1948 में धार कमीशन स्टैब्लिश किया गया। इसको हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी कहते हैं। तो इसके चेयरमैन एस के धार थे, और इसका ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि क्या भारत के स्टेट्स को भाषा के आधार पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो धार कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि स्टेट को भाषा के आधार पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना था कि स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। और उनका ये मानना था कि लिंग्विस्टिक स्टेट से नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ सकती है। ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देगा और एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर जब धार कमीशन की रिपोर्ट आई तो लोगों में काफी नाराजगी थी, तो एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, जिसके 3 लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसीलिए इस कमेटी का नाम भी जेवीपी कमेटी पड़ा था। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 49 में दी, और उन्होंने भी धार कमीशन के व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया और बोला कि फिलहाल लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, पहले नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। अब लोगों की डिमांड लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए बढ़ती गई। अब आंध्र स्टेट के लिए पुट्टी श्रीरामुलु हंगर स्ट्राइक पर चले गए, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इससे देश भर में और प्रोटेस्ट होने लगे, और फाइनली 1953 में एक नया स्टेट बना, आंध्र स्टेट। ये मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था ताकि तेलुगु बोलने वाले लोगों का अपना अलग स्टेट मिल सके। इसके बाद 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद स्टेट से तेलंगाना रीजन को अलग करके आंध्र स्टेट में मिलाया, और फिर हमारा जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश है वो बना। ठीक है? अब इसके बाद आता है फजल अली कमीशन। देखो, आंध्र स्टेट बनने के बाद पूरे देश में लोग अपनी लैंग्वेज बेस्ड स्टेट की डिमांड कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन जस्टिस फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की। अब इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी ना, उसमें लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस तो माना, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थियोरी को इसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इस कमीशन का ये मानना था कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी सबसे पहले आती है। तो इन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स बताए जिसे ध्यान में रखना चाहिए स्टेट बनाते वक्त। सबसे पहला, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्लानिंग एंड वेलफेयर। अब कमीशन ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 पार्ट क्लासिफिकेशन को अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन दी। देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके हिसाब से स्टेट्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो पार्ट 1 था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो गवर्नर के अंडर में थे। ठीक है? और पार्ट बी स्टेट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी स्टेट्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, प्लस जो छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी इसी में आते थे। अब जो पार्ट सी स्टेट्स थे ये डायरेक्टली गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती थी, और जो पार्ट डी था उसमें सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। ठीक है? अब जो फजल अली कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दी कि टोटल 16 स्टेट्स बनाई जाए और 3 यूनियन टेरिटरी बनाई जाए जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हो। अब इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950
6 पास हुआ और साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ, जिसके थ्रू 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। और साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो हमारा पार्ट 7 है उसको अबॉलिश कर दिया। अब इसके बाद 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया। गुजरात गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए और महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए। फिर 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दादरा एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर 1962 में 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया। ठीक है। फिर 1963 में हमने आसाम से नागालैंड को अलग किया और नागालैंड हमारा 16वां राज्य बना। उसके बाद 1966 में हमने पंजाब से हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए हरियाणा बनाया और चंडीगढ़ को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया और जो उसका हिली एरिया था उसको हमने जो उस वक्त की यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश हमारा 18 स्टेट बन गया। 1972 में 3 नए स्टेट्स बने, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो मेघालय ना पहले आसाम के अंडर में सब स्टेट था, लेकिन 72 में इसको पूरा स्टेटहुड मिल गया। और साथ ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 यूटीज बने। फिर 1975 में हमने सिक्किम को भारत में ऐड किया 22वें स्टेट के रूप में। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा स्टेट बने। तो मिजोरम हमारा 23rd स्टेट बना, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट और गोवा 25th स्टेट। तो जो हमारा गोवा दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी थी वहां से हमने गोवा को स्टेट बना दिया और दमन एंड दीव को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है। फिर 2000 में 3 नए स्टेट बने, छत्तीसगढ़ बना एमपी से अलग होके 26वां स्टेट, उत्तराखंड बना यूपी से अलग होकर 27 स्टेट और झारखंड बना बिहार से अलग होकर 28 स्टेट। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 29th स्टेट के रूप में। फिर 2019 में हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर उसके बाद 2020 में हमने दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया। तो आज के डेट में हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।